सोचिए अगर संविधान सरकार को एक टू डू लिस्ट दे, एक तरह का मॉरल कंपस, और कहे कि देखो एक आदर्श देश ऐसा होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह दे कि अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो कोई तुम्हें अदालत में नहीं घसीट सकता। तो फिर ऐसी लिस्ट का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? और कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं, वहीं देश के नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज तय की गई हैं। आज हम संविधान के इन्हीं दो दिलचस्प हिस्सों पर बात करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत और कर्तव्य जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, फिर भी हमारे संविधान की आत्मा कैसे बनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक फैसिनेटिंग डिलेमा है। चलिए, हमारे पास जो भारतीय संविधान के पार्ट 4 और पार्ट आईवीए पर नोट्स हैं, उनमें और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या और क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात तो यही लगती है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? What was the point? इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है कि नॉन एनफोर्सेबल होने के बावजूद संविधान बनाने वालों ने इन्हें फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कहा। यानी देश चलाने के लिए ये बुनियादी सिद्धांत हैं। इन्हें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था और इनका मकसद था भारत में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना। ये एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य का विजन है, जहां सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी काम करे। अच्छा, तो ये एक तरह से सरकार के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। बिल्कुल। बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा था। ये शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए थे। उनका कहना था कि ये सरकार के लिए नैतिक और राजनैतिक निर्देश हैं। कोई भी सरकार जो लोगों के वोटों से चुनकर आती है, वो इन्हें इग्नोर करने का जोखिम नहीं उठा सकती। जनता उनसे इन सिद्धांतों पर जवाब मांगेगी। पर हमारे नोट्स में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी हैं। एक तरफ ग्रैनविल ऑस्टिन है, जिन्होंने डीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को मिलाकर संविधान की अंतरात्मा कहा है, और दूसरी तरफ केटी शाह का वो मशहूर ताना है कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देता है। ये तो काफी सिनिकल व्यू है। केटी शाह का तंज बहुत गहरा है। वो असल में एक प्रैक्टिकल समस्या की ओर इशारा कर रहे थे। उनका मतलब था कि ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें लागू करना सरकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो भी रातों रात सबको घर या सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसके लिए प्लानिंग, पॉलिसीज, लॉज और सबसे जरूरी पैसा चाहिए। ये बात तो सही है। तो चलिए कुछ जरूरी आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जो इस विजन को दिखाते हैं। आर्टिकल 38 से शुरुआत करते हैं। हाँ, आर्टिकल 38 एक तरह से डीपीएसबी का सार है। ये कहता है कि राज्य एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा जहां सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और साथ ही आय, स्थिति और अवसरों की असमानता यानी इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करेगा। ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में दिए गए न्याय के वादे को हकीकत में बदलने का रोड मैप है। और आर्टिकल 39 तो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसमें तो पूरी एक लिस्ट है। बिल्कुल, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में से एक है। इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है। LDC गोज टू PHC। L फॉर लाइवलीहुड, सभी नागरिकों, महिला और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले। D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, समुदाय के भौतिक संसाधनों का बंटवारा ऐसा हो कि सबका भला हो। और C फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन और उत्पादन के साधनों का सेंट्रलाइजेशन रोका जाए। ऐसा ना हो कि सारी दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट जाए। वाह, ये तो याद रखने का एक शानदार तरीका है। इससे इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ याद रखना आसान हो जाता है। तो LDC हो गया, PHC का क्या मतलब है? आगे P फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। ये जेंडर जस्टिस की नींव है। H फॉर हेल्थ ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो। और C फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर दिए जाएं। सुनने में तो ये एक आदर्श ब्लूप्रिंट लगता है। हाँ। पर क्या ये सिर्फ कागज पर ही रह गया है, या असल में हम इसके आधार पर नीतियां बनते हुए देखते हैं? नहीं, ये सिर्फ कागज पर नहीं है। इसी आर्टिकल 39 के आधार पर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 बना, मिनिमम वेजेस एक्ट बना। जमींदारी प्रथा को खत्म करने वाले कानून भी इसी भावना से प्रेरित थे कि जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में न रहे।
तो इन सिद्धांतों ने असल कानूनों को दिशा दी है। इनके अलावा आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत के संगठन की बात करता है, जो गांधी जी का सपना था, आज 73rd अमेंडमेंट के जरिए हकीकत बन चुका है। और आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये तो शायद हमारे संविधान के सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्सों में से एक है। बिल्कुल, यह आज भी पर्सनल लॉ, धर्म और नागरिक अधिकारों के बीच के तनाव को दिखाता है। ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का उदाहरण है। डीएसपीबी को समझने के लिए अक्सर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हालांकि ये क्लासिफिकेशन संविधान में नहीं है, ये बस हमें सिद्धांतों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। आर्टिकल 39 सोशलिस्ट है, आर्टिकल 40 गांधीयन है और आर्टिकल 44 लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये है सरकार की आदर्श टू डू लिस्ट। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। यहां से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। तब क्या होता है जब एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स जो लीगली इन्फोर्सेबल हैं और समाज के भले के लिए बनाए गए डीएसपीज जो नॉन इन्फोर्सेबल हैं, उनमें टकराव हो जाए। कौन जीतेगा? ये सवाल आजादी के बाद से ही भारतीय न्यायपालिका और संसद के बीच एक रस्साकशी का केंद्र रहा है। ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं थे, ये तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक हाई स्टिक्स चेस मैच जैसा था, जहां हर पक्ष संविधान की दिशा तय करने की कोशिश कर रहा था। तो इस मैच का पहला मूव किसने और कब चला? पहला बड़ा मामला 1951 में आया, चैंपकम दुराईराजन केस। इसमें मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें रिजर्व कर दी थी, जो एक डीएसपी को लागू करने जैसा था। लेकिन इसे समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानते हुए चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डीएसपी और फंडामेंटल राइट्स यानी एफआरएस में टकराव होने पर फंडामेंटल राइट्स ही भारी पड़ेंगे। डीएसपी को एफआरएस के अधीन एक सहायक की तरह काम करना होगा। मतलब राइट्स फर्स्ट, पॉलिसी लेटर। अदालत ने क्लियर लाइन खींच दी। तो फिर संसद चुप तो नहीं बैठी होगी। किसी भी चुनी हुई सरकार को ये पसंद नहीं आएगा कि अदालत उसे नीतियां बनाने से रोके। बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में संसद पहला संवैधानिक संशोधन ले आई। लेकिन असली टकराव तब और बढ़ा जब 1967 ने गोलकनाथ केस का फैसला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि संसद के पास फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने, उन्हें कम करने या छीनने की शक्ति ही नहीं है। वाओ, तो उन्होंने तो संसद के हाथ ही बांध दिए। मतलब आप डीएसपीस को लागू करने के लिए एफआरएस को छू भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई होगी। एग्जैक्टली। अब गेंद संसद के पाले में थी और संसद ने इसका जवाब दिया 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 25th अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल 31C जोड़ा। इसमें कहा गया कि अगर सरकार आर्टिकल 39B और C यानी संसाधनों का बंटवारा और धन का सेंट्रलाइजेशन रोकना को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। तो संसद ने सीधा सीधा कह दिया कि इन 2 डीएसपीज के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने जैसा था। हाँ, और यहीं से मंच तैयार हुआ भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे बड़े केस के लिए। केशवानंदा भारती केस 1973। 13 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के अपने फैसले को तो पलट दिया और माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, एफआरएस में भी। लेकिन उन्होंने एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। द फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती। और न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू इसी मूल ढांचे का हिस्सा है। इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 31C के उस हिस्से को रद्द कर दिया जो अदालतों को कानून की समीक्षा करने से रोकता था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब टकराव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ संसद की शक्ति, दूसरी तरफ कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। आखिर में फैसला क्या हुआ? इसका जवाब 1980 में मिनर्मा मिल्स केस में मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच एक बैलेंस की नींव पर टिका है। ये दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप एक को दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। दोनों के बीच हार्मनी और बैलेंस ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस फैसले ने इस दशकों पुरानी बहस को एक तरह से शांत कर दिया। क्या बात है, एक ही रथ के 2 पहिए।
ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट लगता है। तो मिनर्वा मिल्स केस ने सरकार के कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना दिया। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा अभी भी गायब लगता है, नागरिक खुद। अगर सरकार से एक आदर्श राज्य बनाने की उम्मीद है, तो क्या नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ड्यूटीज मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इनकी प्रेरणा यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी और इन्हें स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर शामिल किया गया। अच्छा, तो ये बाद में जोड़ी गई। हाँ, और डीपीएसपी की तरह ये भी नॉन इन्फोर्सेबल है, राइट? बिल्कुल, ये भी नॉन इन्फोर्सेबल है और सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होती हैं, विदेशियों पर नहीं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो कई और भी सिफारिशें दी थी जिन्हें माना नहीं गया। अगर वो मान ली जाती तो तस्वीर कुछ और ही होती। जैसे कि हमारे नोट्स में इसका जिक्र है। कमेटी ने कहा था कि ड्यूटीज ना मानने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए और टैक्स देना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। अगर ये मान लिया जाता तो ये तो काफी स्ट्रिक्ट हो जाता। बहुत ज्यादा। कमेटी ने यह भी कहा था कि ऐसी सजा को किसी भी कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इन सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया, शायद इसलिए क्योंकि इससे राज्य को बहुत ज्यादा शक्ति मिल जाती और उसके दुरुपयोग का खतरा था। समझ गए। तो आखिर में कौन सी ड्यूटीज शामिल की गईं? शुरू में 10 थीं और अब 11 हैं। हाँ, 11वीं ड्यूटी 2002 में 86th अमेंडमेंट से जुड़ी गई। कुछ की ड्यूटीज की बात करें तो संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। सी, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ई, भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ प्रथाओं को त्यागना। और जी, पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें नदियां, झीलें और वन्यजीव शामिल हैं। और कुछ और भी हैं जो आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत रेलेवेंट लगती हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना। हाँ, ड्यूटी कहती है कि वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करे। और जो 11वीं ड्यूटी है वो कहती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना हर माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। ये राइट टू एजुकेशन को एक तरह से मजबूत करती है। इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कोई मजेदार ट्रिक है इसके लिए भी, जैसे डीपीएसपी के लिए थी? हाँ, लोग बनाते रहते हैं। जैसे जी फॉर ग्रीनरी यानी पर्यावरण, एफ फॉर फोर्ट यानी हमारी मिलीजुली विरासत, हेरिटेज की रक्षा करना, या आई फॉर आई और एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड से याद रखते हैं कि हिंसा से दूर रहना है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। ये बढ़िया है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो क्या ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश बनकर रह गई हैं? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कई फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं। ये सिर्फ किताबों में लिखे सिद्धांत नहीं हैं। ओ, तो मतलब इनके पीछे कुछ लीगल बैकिंग है, भले ही इनडायरेक्ट हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए ड्यूटी ए, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात है, उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है। ड्यूटी जी, जो पर्यावरण की रक्षा की बात करती है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे कई मजबूत कानून हैं। इसी तरह अलग अलग धर्मों और समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के खिलाफ आईपीसी में प्रावधान है, जो ड्यूटी ई से जुड़ता है। तो ये ड्यूटीज लीगल फ्रेमवर्क से भी जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर डीएसपी सरकार के लिए एक आदर्श सूची है, एक बेहतर भारत बनाने का दिशा निर्देश, और फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों का नैतिक कोड है जो उन्हें उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। दोनों ही सीधे तौर पर कानूनन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मिलकर संविधान की उस भावना को परिभाषित करते हैं जो सिर्फ अधिकारों से कहीं ज्यादा है। आपने एकदम सही सारांश दिया। जैसा मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था, एफआरस और डीएसपी एक ही रथ के दो पहिए हैं। सामंजस्य में ही उनकी असली ताकत है। और फंडामेंटल ड्यूटीज इस संतुलन को और मजबूत करती हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि एक जागरूक नागरिक होने का मतलब सिर्फ अधिकारों की मांग करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना भी है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इन्फोर्सेबल हैं, तो क्या उनका यही स्टेटस रहना चाहिए, या समाज में बढ़ती हुई कुछ समस्याओं को देखते हुए क्या इन्हें अधिकारों की तरह लीगली बाइंडिंग बनाने के बारे में सोचना चाहिए? अगर कर्तव्यों को अधिकारों जितना ही लागू करने योग्य बना दिया जाए, तो एक नागरिक और राज्य के रिश्ते पर इसके क्या परिणाम होंगे?